पर माइटोसिस के केस में मदर के पास जितने क्रोमोसोम होंगे, मतलब मान लीजिए कि मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे एक सेल के अंदर, तो डॉटर सेल्स के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मेयोसिस के केस में जो क्रोमोसोम की नंबर है वो हाफ हो जाती है मदर सेल से। अगर यहाँ पे मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो एट द एंड ऑफ द मेयोसिस मदर डॉटर सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स ही बचते हैं। क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को। अब जो सेल जितना ज्यादा काम करेगी, उसको एनर्जी उतनी ही ज्यादा चाहिए, तो उतनी ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर सेल में प्रेजेंट होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूं, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एनिमल सेल्स में सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है और प्लांट सेल में थर्ड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। एनिमल सेल के केस में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस है। जो क्रिस्टी है, ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर फॉर एटीपी सिंथेसिस। Hello students, welcome to your own learning platform JMS Study with Ease। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस लेक्चर के जो है 4 पार्ट हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको देखकर अपना जो बेसिक्स है उसे काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उन लेक्चर्स में हमने सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल के बारे में काफी डिटेल में समझा हुआ है और आई होप आपको वहां से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी अपने एग्जाम्स में। तो आज हम कवर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्ट स्टेट और सेल डिवीजन को। ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग एंड अल्टमान। फ्लेमिंग और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो इंसेक्ट्स हैं उनकी स्ट्रेट मसल्स में ऑब्जर्व किया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैन नॉट बी ऑब्जर्व विदाउट स्टेनिंग। इनको हम बिना स्टेनिंग के ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम माइटोकॉन्ड्रिया को बिना जो है स्टेनिंग के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, इसको हमने पहले के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, न्यूक्लियस, ये सभी आते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम इनके साइज की बात करें, इनकी जो लेंथ है वो लगभग 0.2 से 1 μm तक होती है और इसका जो डायमीटर है वो 2 से 4 μm तक हो सकता है। यहीं पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आप नंबर्स की बात करें, तो ये जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया की वो डिपेंड करती है कि सेल कितना ज्यादा फंक्शनिंग है, मतलब सेल के पास काम कितना है। जो सेल जितनी ज्यादा फंक्शनिंग होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर उतनी ही ज्यादा होगी। number of mitochondria depends on cell function।
डिपेंड्स ऑन सेल फंक्शनिंग। जो सेल जितनी ज्यादा फंक्शनिंग होगी उसमें उतने ही ज्यादा नंबर होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जैसे क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को। अब जो सेल जितना ज्यादा काम करेगी उसको एनर्जी उतनी ही ज्यादा चाहिए, तो उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर उस सेल में प्रेजेंट होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल्स में सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, और प्लांट सेल में थर्ड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। एनिमल सेल के केस में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस है। तो अब फिर थोड़ा सा हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होती है। एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें फिंगर लाइक इनफोल्डिंग है, फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर फॉर एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। इसके अलावा ये जो क्रिस्टी है यहाँ पर हमारे F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी सिंथेसिस में काम। दिस इज द मेन रीजन दैट्स व्हाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटो। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास मैट्रिक्स प्रेजेंट, मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो लिक्विड पार्ट है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये जो राइबोसोम्स है वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है कि ये सारे ही वो प्रोटीन्स बना सके जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए असेंशियल है। तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ प्रोटीन्स बाहर से जो गोल्जी बॉडी जो फॉर्म कर रहा है, मतलब जो ईआर फॉर्म कर रहा है वहां से लेने पड़ते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। 70s राइबोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। तो चलिए बेटा अब एक डायग्राम बना के हम माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन। फिर था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स है जिन्हें हमने क्रिस्टी कहा। इस क्रिस्टी पर हमारे F0F1 पार्टिकल्स लगे हुए थे। इस तरीके से पूरी हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसका लिक्विड जो है इसको हमने मैट्रिक्स कहा था। इसके मैट्रिक्स में हमारे सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, साथ में कुछ प्रोटीन, आरएनए, ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। तो बेटा इसको एक बार लेबल कर लेते हैं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पोरिन प्रोटीन। इसे ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? इनफोल्डिंग्स है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस क्रिस्टी पर कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं जिन्हें कहते हैं F0F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है जहां पर दिस इज डीएनए, सर्कुलर डीएनए, और these are राइबोसोम्स। तो ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ या डायग्राम ऑफ डायग्राम में कभी भी ये जरूरी नहीं होता कि आप उसको डेकोरेट करके बनाएं, लेकिन ये असेंशियल है कि आप जो भी डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं उसकी जो लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप इनर मेम्ब्रेन बना रहे हैं लेकिन आप लेबल में उसको आउटर बता रहे हैं। तो आपकी जो लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए और डायग्राम रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कर रहे हैं लगे क्लोरोप्लास्ट। तो डायग्राम ऐसा आपको डेकोरेट नहीं करना है, लेकिन डायग्राम बनाना है ताकि आप रिप्रेजेंट कर पाए कि आप बना क्या रहे हैं, आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस एटीपी। और एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को समझने के बाद आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब इसको समझने के बाद हम थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में जान लेते हैं।
तो बेटा अब समझ लेते हैं हम प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो है इनकी जो डिस्कवरी की थी वो हैकेल ने की थी, डिस्कवर्ड बाय हैकेल, जिसने की है हैकेल ने की है। और ये जो प्लास्टिक टर्म है वो शिपमर ने दिया, सिल्वर, वो शिपमर ने दिया। जो प्लास्टिड है ये ओनली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, occurs only in plants and absent in fungi and animals। फंगी और एनिमल्स पे ये प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। हमारे जो प्लास्टिड हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये हमारा 2 टर्म है, एक है क्रोमो और दूसरा है प्लास्ट। इस क्रोमो का मतलब होता है कलर और प्लास्ट का मतलब है लिविंग। मतलब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये प्लांट्स के उन पार्ट में है जो कैसा होता है, कलरफुल है। ये कैसा है बेटा, कलरफुल। जैसे इसमें जो मेन पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट है वो ज़ैंथोफिल, एंड कैरोटीन। इसके कलर की अगर हम बात करें, कलर इसका रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक। मतलब प्लांट में फ्लावर्स हैं उनका कलर किसकी वजह से है, शुरू का जो फ्रूट्स है पके हुए जैसे मैंगो है तो उसका जो येलो कलर है वो भी किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये जो होते हैं इनकी जो नंबर है, नंबर हाई होती है इन पेटल्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा ओल्ड लीव्स, ओल्ड लीव्स। सेकेंड जो हमारा पिगमेंट है वो है आपका, सेकेंड जो टाइप है वो है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। कैसा है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। मतलब ये जो है हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। और इनका मेन जो फंक्शन है वो है फूड स्टोर करना, स्टोर फूड। अब फूड मटेरियल या तो हमारा ऑयल के फॉर्म में हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हो सकता है या हमारा जो है प्रोटीन्स के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हमारे ये ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं तो इन्हें कहा जाता है अमाइलोब्लास्ट। ऑयल स्टोर करने वाले को कहा जाता है इलायोब्लास्ट। और जब हमारा यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो, प्रोटीन का स्टोरेज हो तो उसे कहते हैं एलियोब्लास्ट। इसके अलावा लास्ट जो हमारा टाइप है प्लास्टिड्स का वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इससे हम सभी अवेयर हैं। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, तो ये जो है हमारा ग्रीन कलर देता है। कैसा कलर देता है बेटा, ग्रीन कलर देता है प्लांट को। इसके पास खुद का डीएनए है, ओन डीएनए, जो कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कल हमने पढ़ा था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के बारे में।
तो वहां पे हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का डीएनए है और साथ में इनके पास 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम्स है। इसके पास जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। और ये हमारा साइट है प्रोटीन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहीं पर हमारा जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और खुद का खाना बनाता है। तो ये हमारे 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों ही टाइप के जो प्लास्टिड्स हैं वो इंटर कन्वर्टिबल हैं, मतलब ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हुआ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कन्वर्ट हुआ क्लोरो में, क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट। जब हमारा जो फूड था वो फूड क्या होता है बेटा, एक राइपन ओवरी है। तो जब ओवरी फॉर्म में था तो हमारा वहां पे था ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जब वो फल कच्चा था, कैसा था, रॉ फ्रूट था, तो हरा, आपने नॉर्मली देखा होगा सारे फ्रूट्स जो कच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे। तो हरा किसको, कौन सा जो है प्लास्टिड है, ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट। तो रॉ फ्रूट्स में हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और जब जो हमारा फल है वो पक जाता है तो कैसा हो जाता है, कलरफुल। तो कलरफुल कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट। तो ये कैसा है बेटा, राइपन। तो हमारा जो प्लास्टिड है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कलर्स को, पिगमेंट्स को। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे प्लांट के वेरियस पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनमें से हमारा जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो हमारा प्लांट के जो कलरफुल रीजन्स है वहां प्रेजेंट होता है और ये प्लांट को कलर जो है प्रोवाइड करता है। जैसे जो हमारी ओल्ड लीव्स है वो येलो हो जाती है, क्यों हो जाती है, कि वहां पे जो क्लोरोफिल प्लास्ट था वो कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। यहीं पे हमारे जो जो कच्चे फल होते हैं उनमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है जो पकने के बाद कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के जो कलरलेस पार्ट है वहां प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है फूड का स्टोरेज करना। और फूड के स्टोर फूड के टाइप पे हमने इसके 3 टाइप पढ़े, इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। इसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में जाना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कलर प्रोवाइड करता है और इसमें जो पिगमेंट, हमारा मेन पिगमेंट है वो है हमारा क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक साइट है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब प्लांट जो है खुद का जो खाना बनाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में बनाते हैं, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। प्लांट सेल भी कहते हैं। तो ये हमारे प्लास्टिक्स के बारे में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन, तो बेटा ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये जो सेल डिवीजन है, ये इस प्रोसेस के थ्रू सेल जो है वो नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, न्यू सेल, इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब हमारे पास 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो वो सेल्स हैं जो नॉर्मली हमारे बॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब नॉर्मल हमारी बॉडी में ग्रोथ करनी है, हमारी चोट लग गई तो उसको हील अप करना है, तो वो सारी सेल्स हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। कुछ सेल्स ऑर्गेनिज्म में ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, मतलब जनरेशन की कंटिन्यूटी में हेल्प करती है। तो ये सेल्स को कहा जाता है जनरेटिव सेल्स। तो हमारे पास 2 तरह की सेल्स है, एक है सोमेटिक सेल्स और दूसरा है जनरेटिव सेल्स। अब सोमेटिक सेल को जब डिवाइड करना होगा, मतलब अपनी नंबर्स को इंक्रीज करना है, तो वो जो है वो जिस सेल डिवीजन को यूज करती है उसे कहा जाता है माइटोसिस।
और जनरेटिव सेल जिस तरीके से डिवीजन करती है उसे हम कहते हैं मेयोसिस। मेयोसिस मतलब यहाँ पहले जो मेयोसिस, माइटोसिस और मेयोसिस में मेजर डिफरेंस ये है कि माइटोसिस से वन मदर सेल से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मेयोसिस में क्या होता है, वन मदर सेल से फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर माइटोसिस के केस में मदर के पास जितने क्रोमोसोम होंगे, मतलब मान लीजिए कि मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे एक सेल के अंदर, तो डॉटर सेल्स के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मेयोसिस के केस में जो क्रोमोसोम की नंबर है वो हाफ हो जाती है मदर सेल से। अगर यहाँ पे मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो एट द एंड ऑफ द मेयोसिस डॉटर सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स ही बचते हैं। इसीलिए जो माइटोसिस है इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन यहीं पे, और यहाँ पर जो नंबर है क्रोमोसोम्स की वो हाफ हो जाती है मदर सेल से, इसीलिए मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो माइटोसिस है ये हेल्प करती है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। रिपेयर ऑफ टिश्यूज। लेकिन ये जो मेयोसिस है ये हेल्प करती है, हेल्प इन गैमेट फॉर्मेशन। तो ये जो है ये कुछ डिफरेंसेस थे मेयोसिस और माइटोसिस के बारे में। और यहाँ पर मतलब मेयोसिस जो है वहां पे क्या है कि अगर एक मदर सेल है तो उससे दो डॉटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, और नंबर कैसी रहेगी क्रोमोसोम की, दोनों में इक्वल रहेगी। मदर सेल में 46 है तो डॉटर में भी 46 ही होंगे। लेकिन मेयोसिस के केस में क्या है, द नंबर बिकम्स हाफ, इसीलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। हमारे माइटोसिस के केस में एक मदर सेल से दो डॉटर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, लेकिन मेयोसिस के केस में एक डॉटर सेल से फोर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, जिन्हें हम गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो माइटोसिस है वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, और जो डैमेज टिश्यूज है उनकी रिपेयरिंग में। यहीं पे मेयोसिस का काम जो होता है वो होता है गैमेटिक फॉर्मेशन। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। होप आपके सारे ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।